नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के देखिए, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें हिंदी और निबंध आते हैं, तो उस पे मैंने क्या किया था, तो सिलेबस पे चर्चा किया था। उसमें मैंने आपको फर्स्ट पेपर में जो हिंदी का सिलेबस है वो दिखाया था, और निबंध के जो 6 टॉपिक है उसकी चर्चा करी थी। अब हम जो है उसके बाद फिर हमने पीवाईक्यू भी दिखाया था। 2021 का जो पेपर हुआ था आपका, तो उसमें हिंदी का भी मैंने पेपर दिखाया था कि किस तरीके से जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं हिंदी में, और कैसे जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उनसे निबंध में प्रश्न आते हैं। मतलब एक निबंध लिखना होता है 1000 अंक का, और टोटल जो है वो 100 अंक का होता है आपका फर्स्ट पेपर। और ये फर्स्ट पेपर सभी लोगों के लिए होता है, कॉमन होता है। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाके देख लें। ये दूसरा वीडियो है जो ऑप्शनल पेपर है। आप लोगों को तो मैंने बताया ही है कि संस्थान जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटी, तो दो ऑप्शनल को लेकर के अभी तैयारी करवा रहा है आपके मेंस को लेकर के। बहुत संभावना है कि हम ज्योग्राफी की भी चीज़ें तैयार करवाएं साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के माध्यम से। लेकिन अभी दो सब्जेक्ट तो पक्का मान के चलिए, हिस्ट्री और आपका जो पॉलिटी जिसे सिविक्स भी कहा जाता है, मतलब नागरिक शास्त्र, तो दो पोर्शन तो हम लोग देखेंगे यहाँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री का पेपर डिस्कशन करेंगे, मतलब डिस्कशन करके दिखाएंगे कि देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। मतलब आपके जीआईसी प्रवक्ता में जो 300 अंक का ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, कितने अंकों के लिए होते हैं, कि कितने सेगमेंट में बटे होते हैं, ये सारी चीज़ों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। जो हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच है, एक बड़ी वैकेंसी है इस बार। पीसीएस में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो ये सारे बैचेस चल रहे हैं, प्रवक्ता के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका प्रश्न पत्र है, तो कुल कितने प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं। और प्रश्नों की अगर आप प्रकृति देखेंगे तो ये 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। जैसे एक सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है, फिर सेक्शन सी है। तो सेक्शन ए के जो प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न हैं, और इनका जो अंक है 25 अंक है। मतलब एक प्रश्न का जो अंक है वो 25 है, तो 5 प्रश्न करने हैं, मतलब 125 अंक ये हो गए। फिर सेक्शन बी है, और देखिए ये जो 20 प्रश्न है सभी अनिवार्य हैं। मतलब आपको प्रश्न पत्र में ये नहीं है कि जो ग्रेजुएशन में आप लोग करते हैं या पीजी में कि ये कर लीजिए ये कर लीजिए, नहीं। यूपी कमीशन के सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं, सभी करने होते हैं। तो यहाँ भी सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। सेक्शन बी में कितने हैं, तो यहाँ भी 5 प्रश्न हैं, और ये प्रश्न है 15 अंकों के, तो ये हो गए 75 अंक। और फिर जो सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में है 10 क्वेश्चन 10 अंक के, तो ये हो गए 100। तो टोटल कितने हो गए, 300। तो 300 अंक के ये हो गए कितने, 20 क्वेश्चन। तो यही आपका आपके प्रश्न पत्र की प्रकृति है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो हम सेक्शन ए के जो प्रश्न हैं उनको पहले देख लेते हैं। देखिए सेक्शन ए में जो सबसे पहला है कि हम किस आधार पर यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। मतलब कहां से प्रश्न है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है, ठीक है। उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट करना है, 25 अंक का प्रश्न है। फिर इसी तरीके से दूसरा जो प्रश्न है वो कहाँ से है, तो मौर्य काल से है, अशोक से प्रश्न है कि क्या अशोक का यह कदम सही था कि उसने बौद्ध धर्म को अपने राजनैतिक सिद्धांत का आधार बनाया, इसकी विवेचना करनी है। तो प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि जो 25 अंक के प्रश्न है उसमें डायमेंशंस भी है और थोड़ा सा टफनेस भी है, मतलब गहराई भी है। आपसे यहाँ परीक्षक जो है वो विशिष्ट उत्तर लेखन की मांग करता है। फिर मुगल साम्राज्य के पतन और विखंडन के लिए उत्तरदायी कारणों को निरूपण कीजिए। भाई जो मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, और औरंगजेब के समय तक आते आते अगर वो पतनोन्मुख होता है तो उसके पीछे के उत्तरदायी कारण क्या है,
भाई उसमें औरंगजेब की भूमिका क्या है, फिर उसके बाद के अयोग्य उत्तराधिकारियों की क्या भूमिका रही, फिर मनसबदारी का संकट, जागीरदारी का संकट, ये सारी चीज़ों को आपको बताते हुए उत्तर को कंप्लीट करना है। फिर अगला इसमें प्रश्न है कि क्या अलीगढ़ आंदोलन किसी भी प्रकार से भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी था। तो जो अलीगढ़ का आंदोलन था उसके बारे में पूछा गया है कि क्या ये भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी था किसी भी प्रकार से, स्पष्ट करना है। 25 अंक का प्रश्न है। और फिर इसमें आप देखेंगे तो अगला प्रश्न कहाँ से आ गया, तो आधुनिक भारत से और महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। मतलब कैसे, इसमें पूछा कहा जा रहा है कि भाई कैसे जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक जन आंदोलन में कैसे गांधी जी ने मतलब जो मूवमेंट था उसे परिवर्तित किया। अच्छा प्रश्न है। तो ये सारे जो 5 प्रश्न थे ये 25 अंकों वाले थे। अब सेक्शन बी जो है यहाँ भी आपको 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन इनका जो अंक है वो एक प्रश्न का 15 है, तो मतलब 75 अंकों के लिए ये है। और इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न था कि 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में नए धर्मों के उदय के कारणों की विवेचना करिए। मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो जैन और बौद्ध धर्म निकल करके आते हैं, तो इनके उदय के पीछे के क्या कारण थे, कि मतलब क्या ऐसी पृष्ठभूमि थी कि जिसमें इन धर्मों को फलने फूलने का मौका मिला। तो कई कारण थे, जब हम मेंस की क्लास लेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों से विस्तार से करेंगे। बस यहाँ आप प्रश्न देखिए कि कैसे प्रश्न बनता है। फिर अगला जो प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। आप लोग को पता ही होगा कि शेरशाह सूरी का जो काल था वो भूमि राजस्व को लेकर के इसमें उल्लेखनीय प्रयास किया गया था, और इसी पे देखिए प्रश्न बनता है। तो जब भी प्रश्न शेरशाह सूरी पे बनता है, या तो ये यहाँ से बनता है, या तो क्या यह अकबर का पूर्वगामी था, मतलब अपनी नीतियों के माध्यम से यहाँ से प्रश्न बनता है। तो यही 2-3 प्रश्न शेरशाह पे बनते ही हैं, और वो सारे प्रश्न आपको यहाँ कराए जाएंगे मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसान आंदोलनों के उत्कर्ष को समझाइए। अच्छा प्रश्न है कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें किसान जो मूवमेंट आता है तो उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है उसकी चर्चा करनी है। फिर देखिए एंशियंट काल से कौन आ गए, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करिए। तो जो चोल शासक राजेंद्र चोल फर्स्ट होते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना है कि उनकी राजनैतिक उपलब्धियां क्या थी, आर्थिक उपलब्धियां क्या थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, इन सबों की चर्चा करनी है। और इसमें बच्चे करते क्या हैं कि जैसे ही उपलब्धियों को देखे, बस राजा देखे तो उनकी केवल एक कि किस राजा ने कितना साम्राज्य विस्तार किया है, बस इसी को वो मेन उपलब्धि मान बैठते हैं। लेकिन ये आपके प्रश्न का एक भाग है। इसके साथ साथ राजा अगर भूभाग जीत रहा है तो भूभाग जीतने के बाद उसमें प्रशासन कैसा दे रहा है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या कर रहा है, व्यापार वाणिज्य के लिए उसका क्या योगदान है, फिर धर्म संस्कृति को कैसे वो बढ़ावा दे रहा है। तो जब इस सम डायमेंशन से उत्तर लिखेंगे तब आपको जो है 10 में, अगर ये 10 अंक सॉरी 15 अंक का है तब जा करके आप 9, 9.5, 10 तक पाएंगे, नहीं तो वही 4-5 अंक पाएंगे। और फिर कहेंगे कि सर हम तो लिख के पूरा आए थे, हमको मतलब उस तरीके का अंक नहीं मिला, पेज भरे थे। पेज भरने से उत्तर आपका कंप्लीट नहीं होता है, पेज तो आपका भरा रहना ही चाहिए, लेकिन सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए भरना चाहिए, मतलब जितना पॉइंट आप निकाल सकें। तो उपलब्धियों में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, जब फिर व्यापार वाणिज्य को लेकर के जब तक ये सारी उपलब्धियां आप नहीं बताएंगे तब तक आप ये सोचिए कि हम बहुत अच्छा अंक पाएंगे, तो कैसे पाएंगे। और वो सारी चीजें आपको मेंस आंसर राइटिंग बैच में सिखाई जाएंगी, आप आश्वस्त रहिए। बस यहाँ केवल प्रश्न पत्र को देखिए। फिर 10 नंबर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के विशिष्ट लक्षणों का परीक्षण कीजिए। तो आप लोग को पता ही होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहते हैं वो पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार के लिए जाने जाते हैं आधुनिक काल में। और देखिए उसी पे प्रश्न बने हैं, और इस प्रश्न को हमने अपने एलटी वाले बच्चों को कराया भी है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। फिर सेक्शन सी है
देखिए पीछे आपने 10 प्रश्न कर लिया, 5 प्रश्न 25 अंक वाले, 5 प्रश्न 15 अंक वाले। अब यहाँ 5 प्रश्न करना है, सॉरी 5 नहीं करना, 10 करना है। 10 प्रश्न करना है 10 अंकों वाले, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत उत्तर भारत की ताम्र पाषाण संस्कृतियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है कि उत्तर भारत की जो ताम्र मतलब पाषाणिक संस्कृतियां रही हैं, जैसे निवासा, जोरवे, तो इन सबों के बारे में पूछा गया है। आहाड़, गिलुंद, ये सब सारी चीजें हैं ना, तो उनके बारे में पूछा गया है कि इनका संक्षिप्त व्याख्या करना है। फिर वेदांत से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर संक्षेप में गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, कि मतलब गांधार कला, मथुरा कला बहुत महत्वपूर्ण है। कभी गांधार पूछा जाएगा, कभी मथुरा पूछा जाएगा। हम अपने आंसर राइटिंग सीरीज में दोनों को कराएंगे। मालविकाग्निमित्रम नाटक पर प्रकाश डालिए, मतलब कालिदास का ये नाटक रहता मालविकाग्निमित्रम, और इस पे जो है प्रश्न देखिए पूछा गया है कि इस नाटक पर प्रकाश डालना है। फिर मनसबदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। आप लोग को पता ही होगा कि अकबर के समय में ये व्यवस्था लाई गई थी, मनसबदारी व्यवस्था, और अकबर के प्रशासन की ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हम लोग मुगल प्रशासन को पढ़ाते हैं तो उसमें मनसबदारी व्यवस्था पे पूरा जो है एक क्लास ही हमारा होता है, मुगल प्रशासन के मनसबदारी व्यवस्था पे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एलटी में भी मैंने कराया, यहाँ भी आपको कराया जाएगा। फिर एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए किन्हीं दो विवादित कदमों का निरूपण कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो सारे विवादित कदम ही उठाए। अगर इसमें दो की आप चर्चा करेंगे तो एक तो सांकेतिक मुद्रा है जो सबसे विवादित मानी जाती है, और दूसरा जो राजधानी परिवर्तन है, मतलब वैसे तो कराची अभियान भी इनका विवाद से ही रहा है। फिर दीवाने अमीर कोही की स्थापना करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ता है। तो ये सारी समस्या, लेकिन चूंकि दो पूछा है तो आप उन्हीं दोनों को बता के आप उत्तर खत्म कर सकते हैं। फिर 17 नंबर है कि मराठा सैनिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना कि जो मराठा सैनिक व्यवस्था है, मतलब उसमें सैनिकों का क्या क्रम है, उसमें पैदल सेना को क्या कहते हैं, हाथियों की सेना, गज सेना के बारे में है, मतलब सारी व्यवस्था को बताना। फिर चूंकि मराठों के समय में जो नेवल सेना है उसका भी डेवलपमेंट हुआ था, तो उसको भी आपको दिखाना है। फिर कैसे कैसे कितनी कितनी टुकड़ियों पे क्या चीज़ें बटी हुई थी, तो वो सारी चीज़ों की चर्चा करनी है, तो हम इसको आगे कराएंगे। फिर 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या करनी है। तो जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, जिसमें मतलब एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए एक विशेष क्षेत्र और मतदाता की पहचान की गई थी, कि मतलब इस क्षेत्र में यही व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा और इसके लिए यही लोग मतदान करेंगे। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये बेसिकली क्या थी, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, मतलब अंग्रेजों द्वारा ये इसके द्वारा क्या किया गया था कि मतलब क्षेत्र को ही जो है वो जाति धर्म में बांट देना था पृथक निर्वाचन व्यवस्था के तहत। फिर रास बिहारी बोस के बारे में संक्षिप्त लेख लिखना है। तो हम जितने भी क्रांतिकारी हैं, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, गणेश शंकर विद्यार्थी हो, तो हम सबकी चर्चा यहाँ कर लेंगे। क्योंकि किसी एक पे आ गया तो यहाँ रास बिहारी बोस आए हैं, हो सकता है कि अगली बार गणेश शंकर विद्यार्थी आ जाए या चंद्रशेखर आजाद आ जाए, तो वो सारी चर्चा होगी, आप इसके लिए एकदम आश्वस्त रहिए। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालिए। तो आपको प्रश्न की प्रकृति से ये लग गया होगा कि यहाँ प्राचीन से शुरू होकर के मध्यकाल और आधुनिक भारत, मतलब सारे क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है कहीं से भी प्रश्न बने हैं। तो सिलेबस चूंकि बहुत बड़ा है, 20 ही प्रश्न बनाना है, लेकिन आयोग देखिए कितना बढ़िया पेपर सेट किया है कि मेडुअल को भी कवर किया है, सल्तनत को भी कवर किया है, और एंशियंट को भी कवर किया है, अर्ली मेडुअल इंडिया को भी कवर किया है, और फिर आधुनिक भारत को भी कवर किया, मतलब सब कवर किया है। चूंकि विश्व इतिहास आपके सिलेबस में है नहीं, बड़ी राहत है आपको। हम लोग यूपीएससी के बच्चों को विश्व इतिहास भी पढ़ाते हैं, और उनका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें 50% योगदान, मतलब सेकंड पार्ट में जो होता है वो आधुनिक भारत और विश्व इतिहास ही होता है। तो वैसे में आप लोग भाग्यशाली हैं कि विश्व इतिहास से बच गए हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, समय कम है। मतलब समय कम है ये कि भाई 30 अगस्त को आपका मेंस है, तो ऐसे में सारी चीज़ें तैयार हो जाए बेहतर तरीके से। तो इसीलिए
आप लोग जितने जल्दी अपना नामांकन कराएंगे, एडमिशन लेंगे, तो वो बैच स्टार्ट होगा और आप लोग के लिए भी सहूलियत रहेगी और संस्थान को भी थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का अवसर मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम क्वेश्चन कराने से नहीं भागते, बशर्ते हमारे पास समय रहे। एलटी के बच्चों के साथ मैंने 200 प्रश्नों को कहा था कि हम हिस्ट्री और सिविक्स मिला करके 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, आपको उत्तर लिखवाएंगे, वो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेंगे और मॉडल उत्तर देंगे। और ये आंकड़ा इस समय 225 से ज्यादा हो गया, मतलब हम 25 क्वेश्चन ज्यादा करा दिए, अभी 15 क्वेश्चन होना है, मतलब 240-50 क्वेश्चन जितना हम कहते हैं उससे भी ज्यादा। लेकिन चूंकि हमको एलटी के समय में अवसर मिल गया, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, आप लोग के साथ ऐसी कोई संभावना नहीं बनती दिख रही है कि आपकी परीक्षा जो है वो डिले होने वाली है। परीक्षा ऑन टाइम है, तो इसीलिए 2 महीना खूब कस करके परिश्रम करिए, तभी जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। और दूसरे वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, वो किसकी चर्चा करेंगे, तो वो हम करेंगे सिविक्स का जो पेपर आया है PYQ 2021 वाला, उसको दिखाएंगे कि सिविक्स में कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, फॉर्मेट यही रहेगा, वहां भी 5 प्रश्न जो होगा किससे होगा, 25 अंकों वाला होगा। फिर 5 प्रश्न किससे होगा, 15 अंकों वाला। और 10 प्रश्न जो होगा किससे होगा, तो 10 अंकों वाला। तो ABC 3 सेक्शन में वहां भी प्रश्न बटा रहेगा। बस हम प्रश्न आपको दिखाएंगे कि वहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, ये सारे लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और इस बैच से संबंधित यदि आपको कोई बात करनी हो तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।